बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ शाहीन और न्यूज़ ऑन वेब के आज के अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का प्रोग्राम हमारा पीआईए सीरीज़ का चौथा और आखिरी प्रोग्राम होगा और इसमें मैं बताऊंगा कि पीआईए में अब जब सेठों को बेचा जा रहा है तो उसके बाद क्या क्या तब्दीलियां की जा रही हैं और वो कौन लोग हैं जिनको ये बेचा जा रहा है और एससीसीपी में क्या बताया गया है कि इसके कितने एसेट्स हैं और कितना नफ़ा है और कितना नुकसान है। तो आज के व्लॉग में यही हम डिटेल ज़ेर बहस लाएंगे। मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि कभी पाकिस्तान की शान थी, जैसे अपने पहले मैं इस सीरीज़ के पहले 3 व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह इसने एमिरेट्स एयरलाइन इसने बनाया, इसका एक शानदार माजी था। यही लोग थे, यही पीआईए का एम्प्लॉइज़ थे, यही अमला था जिन्होंने इतनी शानदार एयरलाइन को चलाया और इसको पाकिस्तान के लिए एक इज़्ज़त का मकाम बनाया। फिर यकायक क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की इतनी शानदार एयरलाइन थी जिसने इतनी बड़ी एमिरेट्स एयरलाइन को खड़ा किया, वो ख़ुद तबाही के दहाने पे पहुंच गई। इसकी अगर वजूहात पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके हैं कि किस तरह इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने पाकिस्तान को के इदारों को तबाह करने के लिए हमारे ही लोगों के साथ मिलके काम किया। आज जहां बाकी दीगर इदारे हमारे मुल्क के तबाह हैं, हमारी अदलिया की बुरे हालात हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी के हालात अच्छे नहीं हैं, उसी तरह का पीआईए भी एक इदारा है जो मुसलसल नुकसान में जा रहा था। और उसमें नुकसान में जाने की कुछ वजूहत ये हैं कि एक तवील अरसे से पीआईए में एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है। मुलाजमीन को ये पता ही नहीं है कि एयरलाइन चलनी है, बिकनी है, रहनी है, नहीं रहनी। तो जब ये बेयकीनी की सूरत हाल होती है तो उस वक्त कोई इदारे नहीं चल सकते। तो इदारा चलाने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। खैर, हुकूमत ने इसकी निजकारी का फैसला तो कर लिया है और इस मकसद के लिए पोटेंशियल बिडर्स भी आ गए हैं। कहा तो ये जा रहा था कि पीआईए को गैर मुल्की सरमायाकारी के तौर पे फ़रोख्त किया जाएगा और पाकिस्तान में डॉलर्स आ जाएंगे और ये होगा वो होगा। तो जो अभी बिडर्स की एक लिस्ट हमारे सामने आई है तो वो अगर देखें तो उसमें मेरा ख्याल है गैर मुल्की तो कोई भी नहीं है और वो लोग भी हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते करते सीधे एयरलाइन इंडस्ट्री में आ गए हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इन्होंने जो बिडिंग के लिए इसको शॉर्ट लिस्ट किया है किस क्राइटेरिया पे किया है। अब उसमें एक कंपनी है एयर ब्लू, ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की कंपनी है। एयर ब्लू बिडर है, ठीक है, एयर ब्लू का एक अच्छा एक्सपीरियंस है एयरलाइन इंडस्ट्री में और उन्होंने एक बड़े महदूद वसाइल से उसको अब रन भी किया है। लेकिन क्या इससे पीआईए अगर एयर ब्लू ख़रीद लेगी तो क्या वो पीआईए को ख़त्म नहीं कर देगी? अगर एयर ब्लू होगी तो जब एयर ब्लू ऑलरेडी पीआईए की कंपटीटर है तो वो अपनी एयर ब्लू को चलाएंगे या पीआईए को चलाएंगे? तो ये भी, इस पर भी सोचना होगा। फिर आरिफ हबीब ग्रुप है। आरिफ हबीब ग्रुप के जो बिजनेसेस हैं उनकी अगर मैंने फहरिस्त देखी है तो उसमें एयरलाइन का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो इनके ज़्यादातर एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस हैं, बैंक्स हैं, बैंकर हैं। अब बैंकर उठे हैं वो एयरलाइन इंडस्ट्री में आ गए हैं। ऐसे ही चले जाएं तो जनाब एक और है ब्लू वर्ल्ड सिटी। ये ग्रुप साबिक इमरान खान साहब के दौर में आया जिन्होंने धड़ाधड़ फाइलें बेची। मौके पे कोई काम नाम निशान है कोई नहीं, लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, वही करोड़ों अरबों रुपए उठा के ये पीआईए में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता उनको देना चाहिए, ये चला सकेंगे या वही हाल करेंगे जो अपनी हाउसिंग सोसाइटी का किया है। तो ये इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना। मुझे नहीं पता जिन लोगों ने इसको शॉर्ट लिस्ट किया है वो किस क्राइटेरिया के तहत किया है और क्या उनके पस पर्दा अज़ाइम थे। फिर एक और जो है वो कंपनी शॉर्ट लिस्ट हुई है फ्लाई जना। फ्लाई जना तो नई कंपनी है पाकिस्तान में, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो है मिडल ईस्ट का एयर अरेबिया ग्रुप।
बेसिकली फ्लाई जना एयर अरेबिया और लेक्सन टोबैको कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है। इन्होंने मिल के फ्लाई जना शुरू की है। इनके पास ज़्यादातर जहाज़ वही एयर अरेबिया वाले हैं, तो सारा वही सिस्टम चला रहे हैं। अब दूसरी सूरत में ये लोग भी कंपटीटर हैं पीआईए के, तो वो उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, इनके तो फिर वो आ जाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एयर ब्लू और फ्लाई जिना में तो ये चीज़ें सबके सामने हैं। जो उसके अलावा लोग हैं वो लोग हैं जिनका एयरलाइन इंडस्ट्री से दूर दूर का तल्लक नहीं है। मुझे इस बात पे हैरानी होती है, या मैं उस पर जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि एक और है पाक एथेनाइल प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन है, ये कंसोर्शियम है, तो वो ग्रुप है, उसका भी एयरलाइन से कोई तल्लक नहीं। फिर एक है YB होल्डिंग्स, ये भी शॉर्ट लिस्ट हुई है। तो ये वो कंपनियां हैं जिनमें दो कंपनियां तो वो हैं जिनका एयरलाइन इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक है या एयरलाइन इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया है। बाकी जो लोग आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, मुझे अब उनको देने भी जा रहे हैं, उसमें से बिडर्स भी आएंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही लोग, जब पहले भी पाकिस्तान में ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी यही था कि पीआईए बेच रहे हैं, पीआईए नहीं बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, वो बात चलती रही। अब एक मतलब ये चौथाई सदी का किस्सा है कि जिसमें आपने पीआईए को इस तरह डिस्टेबल रखा है कि जी बिक रही है नहीं बिक रही, बिक रही है नहीं बिक रही। उसी चक्कर में मुलाजमीन जो है वो डबल माइंडेड थे। जब आप लोगों ने किसी को इतना कर दिया हो ना कि वो मुलाजमीन को यकीन ही ना हो कि ये एयरलाइन चलेगी, तो वो एयरलाइन कभी बेयकीनी की सूरत हाल में कोई काम नहीं चल सकता, ना कोई इदारा चल सकता, ना मुल्क चल सकता है। आज आप देखें, जब तक इमरान खान साहब बाहर थे, रोज़ाना एहतजाज हो रहे थे, नारे लग रहे थे, धमकियाँ आ रही थी, तो क्या था, आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर रही थी, आपकी इकानमी का भट्ठा बैठ गया था। जैसे ही वो अंदर गए, अब एक स्टेबिलिटी है, चल डंडे के जोर पे है तो होनी चाहिए। जो हुकूमत करने आया उसको डंडे के जोर पे हुकूमत करनी चाहिए, उसको अपनी पॉलिसियाँ मनवानी चाहिए, लेकिन साथ ही इस गरीब आवाम पे भी रहम करना चाहिए, इन पे भी कुछ सोचना चाहिए कि ये इनको हमने रिलीफ भी देना है। हुकूमती इदारों का काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ उनका काम है कि वो बिजनेस नहीं कर रहे। हुकूमती इदारे आवाम के रिलीफ के लिए बने हैं। यहाँ पे हर इदारा वही DMG की ब्यूरोक्रेसी और वही पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, उन्होंने इसको एक कमाऊपूत बना दिया है, जिससे जुल्म की इंतहा हो गई है। तो बात कहीं से कहीं निकल रही है। तो जब आपके मुल्क में इदारे कमाऊपूत बन जाएंगे ना, तो फिर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। मुशर्रफ ने आके वही पीआईए के मुलाजमीन के साथ नेगोशिएट किया और पीआईए के मुलाजमीन के साथ नेगोशिएट किया, और उसके बाद पीआईए चली। के दौर में पीआईए ने काफ़ी हद तक अपना ऑपरेशन बेहतर कर लिया था, नए रूट्स भी चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। फिर बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि इसको फिर, क्योंकि इनका मकसद ये था कि इसको बेचना है। इस हवाले से आपको कुछ पीआईए में ना अभी बिका नहीं है, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। सबसे पहले तो पीआईए की जो वेबसाइट है वो बड़ी डायनेमिक सी बन गई है, और पीआईए लंदन और यूके के अपने जो स्टेशन है वो स्टार्ट करने लगी हैं। मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको ये बता चुका हूँ, तो पीआईए के पास दुनिया के किन किन मुल्क ममालिक के एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग एंड टेक ऑफ स्लॉट्स मौजूद हैं। लैंडिंग स्लॉट्स को इस्तेमाल करते हुए अब पीआईए परवाज़ें शुरू कर रहा है यूके के लिए। तो जब यूके की परवाज़ें पीआईए शुरू करेगा तो सही बात है, उसका बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ना ही बढ़ना है। कुछ अर्सा यूएई में रहा हूँ, तो मैं एक चीज़, मेरा ट्रेडिंग के बिज़नेस से थोड़ा सा था, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि फ्लाई दुबई जब सीज़न आता है ना, दुबई में सीज़न सर्दियों का होता है जिसमें टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं, तो उनके पास जब जहाज़ों की कमी होती है ना, तो वो सीज़न पे जहाज़ लीज़ पे ले लेते हैं और वो फिर उस सीज़न के बाद वो वापस कर देते हैं। हमारे यहाँ अभी जैसे हज का सीज़न था, पूरी सब एयरलाइंस के फ़्लाइट शेड्यूल जो है मुतासर हुए थे, किसी का ध्यान नहीं था। तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। यही काम अगर मुल्क के लिए कर लेते
तो मुल्क का फ़ायदा भी होता है। जब मुल्क का फ़ायदा होता तो आपके बच्चों का फ़ायदा होता, लेकिन हमने उस वक्त नहीं करने। हमने पीआईए को चलाना है, उस वक्त चलाना है जब ये सेठ के पास चली जाएगी। इसका फ़ायदा सेठ को पहुंचाना है, इसका फ़ायदा कभी आवाम को या इस मुल्क को नहीं पहुंचाना। तो जो कंपनियां शॉर्ट लिस्ट हुई हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले इन्होंने एससीसीपी में ना एक डॉक्यूमेंट जमा कराया है। जो डॉक्यूमेंट जमा कराया है उसके मुताबिक पीआईए की जो कोर लाइबिलिटीज़ हैं या जो उसके एसेट्स हैं या मशीनरी और इक्विपमेंट है वो 1,71,435 मिलियन रुपीस के बताए गए हैं। और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अगर देखें तो वो कोई 3,94,000 की लाइबिलिटीज़, तो वो लाइबिलिटीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। ऐसे ही जो ट्रेड में जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ 2,66,607 मिलियन रुपीस, और ऐसे ही जो 3,94,762 मिलियन रुपीस की बात हो रही है। और ऐसे ये कुल मिला के कुछ 700-800 मिलियन का इसके एक्सपेंडिचर बन रहे हैं, जिसमें मुलाजमीन की लाइबिलिटीज़ हैं और दीगर सारी चीज़ें डाल के। तो इस तरह की चीज़ें बना के पेश कर दिया गया कि ये इतना लॉस में जा रहा है। तो आप लोग ये ना देखें कि लॉस में जा रही है। आज तक कभी कोई फैक्ट फाइंडिंग इस पर नहीं बनी कि लॉस में गई क्यों है। जब आपके मुल्क में सज़ा और जज़ा का कानून नहीं होगा ना, तो इदारे यूं ही लॉस में जाते रहेंगे, इदारे यूं ही तबाह होते रहेंगे, और इन इदारों पे नज़र रखने वाले इनको यूं ही औने पौने ख़रीद कर अपने फ़ायदे उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है या बुरा लगा है तो लिखिएगा ज़रूर, मगर तमीज़ के साथ।